हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360। हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था और उसको हमने एंड किया था न्यू कंजर्वेटिज्म पर। और न्यू कंजर्वेटिज्म बेसिकली क्या था कि नेपोलियन को जब चार देशों ने वाटरलू के युद्ध में 1815 में हरा दिया था तो ओल्ड रिजीम वापस आ गया था। और ओल्ड रिजीम वापस आने का मतलब था कि मोनार्की का जो रूल था वो वापस से यूरोप के अलग अलग देशों में आ चुका था और स्पेशली फ्रांस में आ चुका था। और जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो गायब हो गए। क्योंकि लिबरल नेशनलिस्ट गायब हो गए तो इसका मतलब ये नहीं था कि अब वो कुछ करेंगे। तो यहीं से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है द रिवोल्यूशनरीज। तो ये द रिवोल्यूशनरीज कौन है? तो बेसिकली ओल्ड रिजीम के वापस आने के बाद जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे में सीक्रेट सोसाइटी जब उन्होंने बनाई तो सीक्रेटली काम करने लगे देश में वापस से डेमोक्रेसी लाने के लिए। और उनमें ऐसे ही एक फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था गैसेपी मैज़िनी। गैसेपी मैज़िनी इटली के थे। उनका जन्म जिनेवा में 1807 में हुआ था। गैसेपी मैज़िनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि गैसेपी मैज़िनी ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, तो आपको याद होना चाहिए उंगलियों पे, यंग इटली, यंग यूरोप। गैसेपी मैज़िनी इटली के यूनिफिकेशन में बिलीव करते थे। तो जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैसेपी मैज़िनी। तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर लूंगा, आप उसमें से रट्टा मार सकते हैं। अब आप समझिए कि जब इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटी बनेंगी, क्योंकि इनको देखकर बाकी लोगों ने भी जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया। अब जब इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटी बनेंगी तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि रिवोल्यूशन होगा। तो इसके बाद जो टाइम शुरू होता है उसी टाइम को बोलते हैं हम द एज ऑफ रिवोल्यूशन, 1830 से लेकर 1848 तक। और हम देखेंगे कि उस एज ऑफ रिवोल्यूशन में, इतने इस टाइम में बहुत सारी जगहों पर अलग अलग देशों में रिवोल्यूशन होने लगेंगे। ठीक है, तो वो रिवोल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में होगा, उसके बाद बेल्जियम में होगा एंड देन ग्रीक में होगा। ग्रीक का रिवोल्यूशन थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम देखते हैं कि फ्रांस में क्या रिवोल्यूशन है। तो द एज ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो 1830 से 1848 तक चलती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है जुलाई रिवोल्यूशन और एक है आपका ग्रीक रिवोल्यूशन। तो जुलाई रिवोल्यूशन में हम दो देखेंगे, फ्रांस को और बेल्जियम को। तो फ्रांस में जो 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद बर्बन डायनेस्टी के किंग को वहां पर राजा बना दिया गया था वापस से, अब वो हटा दिया जाएगा। सो ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। और उसकी जगह क्या होगा, अब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी और लुई फिलिप को वहां पर मोनार्क बनाया जाएगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। विच मीन्स कि देश में या देश जो काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा और किंग जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए होगा। तो ये था फ्रांस का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं आपका बेल्जियम का। तो बेल्जियम में कौन राज करता था बेल्जियम के ऊपर? बेल्जियम के ऊपर राज करता था नीदरलैंड। तो उसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम को आजादी मिल जाएगी और बेल्जियम एक नेशन स्टेट बन जाएगा। ओके, तो ये था आपका जुलाई रिवॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। तो बेसिकली ग्रीक जो कंट्री था उसके ऊपर राज करता था ऑटोमन एम्पायर, यानी कि टर्की का राज चलता था। ठीक है, और ग्रीक के लोगों को लगा कि हमें इनसे आजादी चाहिए। किससे? ऑटोमन एम्पायर से। तो 1821 में ग्रीक के लोग ऑटोमन एम्पायर से परेशान होकर उनके खिलाफ स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। और उस स्ट्रगल में आपकी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, लाइक इंग्लैंड भी हो गया या रशिया हो गया, इनको बड़ी सिंपैथी थी ग्रीक से, क्योंकि ग्रीक की कल्चर का सभी लोग बड़ा सम्मान करते थे। ग्रीक की कल्चर थी भी बहुत अच्छी। ठीक है, और उस कल्चर का कोई भी मैच नहीं था किससे? आपके जितनी भी ऑटोमन एम्पायर की कल्चर थी। तो इसलिए भी वहां के लोग वहां से आजादी चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। और कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी में आपका जो ग्रीक है वो क्या होता है, वो आजाद हो जाता है और इंडिपेंडेंस उसको मिल जाती है ऑटोमन एम्पायर से। तो बेसिकली ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की का एक शहर है, इस्तांबुल। आज आपने नाम सुना होगा इस्तांबुल। ठीक है, तो इस्तांबुल जो शहर है उसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल।
तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई थी। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रोमांटिसिज्म, राइट, कि कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डाली गई, ठीक है। तो बेसिकली रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, जिससे देश को लेकर या देश के सेंटिमेंट लोगों के अंदर डाले जाते थे, ठीक है, कि यह आपका देश है, आप इससे प्यार करो, ठीक है। और वो कैसे डाले जाते थे? पोइट्री के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, ठीक है, आपकी मूवीज के जरिए, इमेजेस के जरिए, ठीक है, अच्छी पेंटिंग के जरिए, ये सब चीजों के जरिए, यानी आप मान के चलिए कल्चर की बात हो रही है कि कल्चर के जरिए लोगों के अंदर क्या किया जा रहा था? नेशनलिज्म की या नेशनल सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर डाले जा रहे थे, ठीक है। जैसे आपने भारत माता की पहली तस्वीर देखी, तो उसको देखकर लोग कितने प्रभावित होंगे, मेरे देश माता है और देश की माता की तस्वीर ऐसी है, तो उनके प्यार उमड़ पड़ा। फिर किसी ने गाना सुना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उन लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा। तो ये सारी चीजें रोमांटिसिज्म का पार्ट होती है। रोमांटिसिज्म में एक एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, पोलैंड का एग्जांपल, ठीक है, कि भाई पोलैंड के लोगों को अपनी लैंग्वेज से बड़ा प्यार था, लेकिन रशिया ने जो अपनी रशियन लैंग्वेज थी वो पोलैंड के लोगों के ऊपर थोप दी कि तुम्हें रशियन बोलनी पड़ेगी। लेकिन पोलैंड के लोगों ने रशिया के खिलाफ क्या किया? आंदोलन किया, ठीक है, लोग सड़कों पे उतरे, उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, ठीक है। ये सारी चीजें किसने की? पोलैंड के लोगों ने शुरू करी। लेकिन 1831 में इस रेवोल्यूशन को रशिया ने दबा दिया। रशियन किंग जो था उसने अपनी आर्मी भेजी और उस आर्मी ने क्या किया? उस पूरे के पूरे आंदोलन को दबा दिया। लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को मिलता है कि लैंग्वेज कैसे माध्यम बन सकती है एक रिवोल्यूशन का, ठीक है, एक आंदोलन का माध्यम बन सकती है क्या? आपकी लैंग्वेज। तो ये भी एक रोमांटिसिज्म का ही एग्जांपल है। तो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया? लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट डालने का रोल प्ले किया कि नहीं, पोलिश पोलैंड की लैंग्वेज है, हम क्यों बोले रशियन लैंग्वेज? रशियन लैंग्वेज तो रशिया की लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये रोमांटिसिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो बेसिकली क्या हुआ कि पूरे यूरोप में ही पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई चेन थी वो खराब हो रही थी, ठीक है। लोगों के पास रोजगार नहीं था, कमाने का कोई साधन नहीं था। और इंग्लैंड जो था वो बेसिकली मशीन्स के जरिए बहुत ही चीपर गुड्स प्रोवाइड करता था अलग अलग देशों में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वो देश थे जहां पर वो चीपर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उनके अपने रोजगार बंद होते जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में स्थिति बड़ी खराब हो रही थी। हंगर का प्रॉब्लम था, हार्डशिप यानी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, और इसकी वजह से हो रहे थे रिवोल्ट। तो सेम फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आते हैं राजा के खिलाफ। मैंने आपको बताया था राजा कौन बिठा दिया गया था? लुई फिलिप, ठीक है। तो लुई फिलिप जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, तो लुई फिलिप देश को छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। अब जैसे ही लुई फिलिप देश को छोड़कर भागता है तो क्या होता है? वहां पर नेशनल असेंबली बैठती है फ्रांस में, ठीक है। और नेशनल असेंबली अब फ्रांस को डिक्लेयर कर देती है कि भाई आज से फ्रांस अब पूरी तरह से एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी राजा वाजा नहीं होगा, अब जो भी है हम ही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रांस में क्या होता है? वो नेशनल असेंबली डिसाइड करती है कि देश के सभी लोगों को जो भी 21 साल के लोग हैं उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। और दूसरा डिसीजन वो क्या लेते हैं कि सभी को रोजगार देने का अधिकार दिया जाएगा। तो यहां पर आपका ये एक और टॉपिक कंप्लीट होता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट का, जहां पे फ्रांस में आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी अब हट गई है। अब फ्रांस जो है वो पूरी तरह से क्या बन चुका है? एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका है। अब सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो लिबरल्स कैसे शांत बैठ जाते हैं? लिबरल्स मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। तो वो लोग कैसे शांत बैठ जाते हैं? तो अब लिबरल्स पे डिसाइड करते हैं कि चलो भाई हम भी जर्मनी में जो जर्मन रीजन था, अब वहां पर हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, ठीक है। वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लोगों के पास अपने अधिकार होगा, ये सारी चीजें शुरू करते हैं। तो वो जो मिडिल क्लास थी वो 831 लोगों की एक असेंबली तैयार करते हैं, ठीक है। और वो सेंट पॉल नाम की चर्च, फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल नाम की एक चर्च थी, उसको ही अपनी असेंबली बना लेते हैं और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। ये कब करते हैं? 18 में 1848 में। तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपने देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो मिडिल क्लास थे
उन लोगों से गरीब लोगों का सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि ये गरीब लोगों की जितनी भी डिमांड थी उनको अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लेकर जाते हैं किसके पास? प्रशन किंग के पास। और ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लेकर किसके पास जाते हैं? प्रशन किंग फेडरिक विलियम फोर्थ के पास। अब फेडरिक विलियम फोर्थ तो किंग है और ये लोग लेकर जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, तो क्या कुछ इनकी बात सुनी जाएगी? नहीं। राजा इनको बोलता है आ जाओ तुम्हें डेमोक्रेसी देता हूं, दो थप्पड़ देता है, भगाता है इनको, निकल लो यहाँ पे, दिख मत जाना, ठीक है, और इनको भगा दिया जाता है। तो इनकी साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर ये गरीब लोगों का साथ लेते, वीवर्स की या आर्टिसंस की डिमांड को ऐसे इग्नोर नहीं करते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने उस डिमांड को ही इग्नोर कर दिया उनकी, ठीक है, वो जो भी डिमांड कर रहे थे। और किसके पास चले गए? प्रशन किंग के पास चले गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसमें आप हमारी मदद कीजिए। भाई वो राजा है, वो क्यों मदद करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में? वो तो ये सोचेगा मैं तो राज करूंगा तुम पे, ठीक है। तो ऐसे करके जो प्रशन किंग था फेडरिक विलियम फोर्थ, वो इनको भगा देता है और ये शांति से चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं, चलो भाई कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज हुई, जितने भी मोनार्क थे ना अलग अलग देशों के, इनको समझ में आ गया कि अब इनका ना ज्यादा लंबे समय तक कुछ चल नहीं पाएगा, इनकी जो हरकतें अब तक चल रही थी ना, अब ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अब थोड़ा हम भी लोगों को अधिकार देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो बॉन्डेड लेबर थी ना वो खत्म कर दी, कि चलो यार ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। हंगरी नाम का देश था, उसको ऑटोनॉमी दे दी, क्या तुमको ऑटोनॉमी देते, तुम अपने देश को अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है। यानी अब इनमें भी चेंज आना शुरू हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये रेवोल्यूशनरीज को, ये लिबरल नेशनलिस्ट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते। तो ये बात इन राजाओं को भी अब समझ में आने लग गई थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो हम देखेंगे जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन। तो जितने भी ये जर्मन रीजन के जो मिडिल क्लास लोग थे, इनको फिर से लगा कि फिर से अधिकार चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए। तो ये लोग जाते हैं प्रशा में रह रहे जंकर्स के पास। ये जंकर्स कौन थे? जंकर्स वर दी लैंडलॉर्ड्स बेसिकली, ठीक है, ये लोग लैंडलॉर्ड थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लेकर उनके पास जाते हैं, कहते हैं भाई ये करवाओ काम। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो जंकर्स ऑफ प्रशा जो थे वो लोग जाते हैं ऑटोमन बिस्मार्क के पास और वो कहते हैं कि भाई जर्मन रीजन जो है ना उसको प्रशा के साथ मिला दो और पूरे एक नाम होना चाहिए देश का, जो कि कहलाएगा जर्मनी, ठीक है। और ये जाते हैं ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर था वहां का, पर्शियन चीफ मिनिस्टर था, और उसको बोलते हैं कि आप एकीकरण में हेल्प कीजिए। अब जो जर्मन रीजन था उसका कोई राजा तो था नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कंट्रोल था, कुछ देशों का। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, इनका क्या था? कंट्रोल था। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने 7 साल तक लड़ाई लड़ी और 7 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इनको हराया और हराने के बाद जर्मनी और प्रशा को एक कर दिया। और यहां पे होता है आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन। और जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के बाद वहां का जो राजा बनता है वो बनता है केसर विलियम फर्स्ट। और केसर विलियम फर्स्ट जर्मनी में कुछ चेंजेस लाता है, जैसे वहां के बैंकिंग सिस्टम में चेंज लाता है, वहां की करेंसी सिस्टम में चेंज लाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे जर्मनी में अच्छे सुधार आने लगते हैं। वहां पे मिडिल क्लास भी खुश हो जाती है कि भाई जर्मनी का और प्रशा और जर्मनी एक हो गए हैं, अब वो पूरा एक देश कहलाएंगे, दैट इज ऑल जर्मनी, एंड जर्मनी इज नाउ अ नेशन स्टेट। तो अब जर्मनी के बाद अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग इटली का, कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो इटली का जो राजा था, एक एरिया था इटली में, उसका नाम था सर्दिनिया एंड पीडमन। उसका राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड। और उसके अलावा जितना भी इटली था वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड था, जैसे नॉर्दर्न इटली डिवाइड था, ठीक है। तो नॉर्दर्न इटली के ऊपर एक देश का राजा राज करता था। किस देश का? ऑस्ट्रिया का। वहां पे पूरा आधिपत्य था, यानी वो लोग राज करते थे। जो सेंट्रल पार्ट था उस पर राज करता था पोप, और जो साउदर्न पार्ट था उस पर स्पेन का राज था। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था, ठीक है, वो इटालियन स्पीकिंग बंदा था, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि यार इटली को एक करना है, तो उसकी जिम्मेदारी देता है। तो पहली जिम्मेदारी वो देता है काउंट कैमिलो डी कैवर। और काउंट कैमिलो डी कैवर जो नॉर्दर्न इटली होता है वहां पर किसको हरा देता है? वो हरा देता है ऑस्ट्रिया के एम्पायर को, यानी ऑस्ट्रिया के राजा को। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। और उसके बाद जो आपका साउदर्न इटली होता है वहां पर गैसेपी गैरिबल्डी नाम के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, और वो साउदर्न इटली में स्पेन के राजा जो राज कर रहा था इनडायरेक्टली वहां पे,
उसकी आर्मी को हरा देता है, क्योंकि गैसिपी गैरिबल्डी के पास अपनी खुद की आर्मी थी और वो काफी अच्छा वॉरियर भी था, तो वो उसे हरा देता है और इस प्रकार से पूरा का पूरा इटली जो होता है वो एक हो जाता है और गैसिपी मैजिनी का जो यूनिफाइड इटली का सपना था वो पूरा हो जाता है। और इस प्रकार से जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है वो पूरे के पूरे इटली का राजा बन जाता है और यहां पर आपके इटली का यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने दो यूनिफिकेशन देखे, पहला जर्मनी का यूनिफिकेशन और दूसरा हमने देखा इटली का यूनिफिकेशन। और हमने ग्रीक रेवोल्यूशन भी पढ़ा कि कैसे ग्रीक आजाद होता है ऑटोमन एम्पायर से। ये तीनों ही बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का स्ट्रेंज केस। यानी ऐसा क्या है भाई कि हम स्ट्रेंज केस बोल रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो यूनिफिकेशन हुआ है ना वो बड़ा आसानी से हो गया और वहां पे कोई ब्लड शेड या खून नहीं बहा है, ठीक है। तो बेसिकली 1688 में इंग्लैंड के राजा के पास से सारी पावर चली जाती है, किसके पास? इंग्लैंड की पार्लियामेंट के पास, ओके। और 1707 में एक कानून पास होता है जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, और उस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे वो एक हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है स्कॉटलैंड के साथ और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाते हैं। वेल्स इंग्लैंड का पार्ट था ही, अब बच रहा था आयरलैंड। तो आयरलैंड को एक कैसे किया जाए? तो बेसिकली आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स ये दो अलग अलग ग्रुप्स थे, बेसिकली दोनों क्रिश्चियन थे बट ग्रुप अलग अलग थे, ठीक है। तो इंग्लैंड ने क्या करा, फूट डाल दी, क्योंकि उनकी हमेशा से ही तरीका रहा है फूट डालो राज करो, फूट डाल दी और प्रोटेस्टेंट को अपने साथ ले लिया। और प्रोटेस्टेंट की मेजोरिटी भी थी तो उनको साथ ले लिया, उनको साथ लेने के साथ आयरलैंड को भी अपने साथ सम्मिलित कर लिया और इस प्रकार से बड़ी शांति से इंग्लैंड का यूनिफिकेशन हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं हम स्ट्रेंज केस ऑफ इंग्लैंड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन, आपकी बुक में विजुअलाइजिंग द नेशन। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, जैसे हम लोग भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं, ऐसे ही 18 to 19 सेंचुरी में बेसिकली हुआ क्या कि जितने भी देश थे उनको मदर फिगर में देखा गया कि भाई ये मदर गॉडेस है बेसिकली, कि हमें देश की रक्षा करनी है। क्यों? जैसे फ्रांस की रक्षा करनी है तो फ्रांस माता, मतलब उनको बोला मैरियन है, तो मैरियन माता है, ठीक है, ये गॉडेस फिगर है, ये फीमेल गॉडेस फिगर है। ऐसे ही जर्मनी का होगा जर्मेनिया, ठीक है, कि भाई जर्मेनिया एक फीमेल गॉडेस फिगर है। तो देशों को फीमेल फिगर के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। जैसे अपने यहां भारत माता है कि भारत माता के लिए हमें कुर्बानी देनी है, ऐसे जर्मनी में होता होगा कि जर्मेनिया माता के लिए आपको कुर्बानी देनी है। सो विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनों को विजुअलाइज किया गया फीमेल फिगर के रूप में, ठीक है। तो ये था विजुअलाइजिंग द नेशन। मैं आपको सारे ना नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इन सभी के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो देखो नेशन की भावना सब में आ गई, नेशन स्टेट बनने लग गए, अब नेशन को लेकर प्राइड भी आ गया मन में कि भाई हमें अपने देश से बहुत प्यार है, हमारा देश महान है, ठीक है। नेशनलिज्म से जन्म होगा इंपीरियलिज्म का, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ऑटोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो बाल्कन स्टेट्स थे, बाल्कन स्टेट्स कौन से स्टेट्स हैं? ब्लैक सी के पास, ठीक है, जितने भी देश हैं उन्हें बाल्कन स्टेट बोलते हैं, लाइक रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, ग्रीस, ये आपस में लड़ेंगे, इस पे कब्जा कर लो, उस पे कब्जा कर लो, चलेंगे। इनको देखने के साथ साथ जो मेजर पावर होंगे लाइक जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब भी क्या करेंगे, इनको भी लगेगा यार हम भी साम्राज्यवाद फैलाएंगे, हम भी इस देश पे कब्जा करेंगे, हम भी उस पे कब्जा करेंगे, ये कहानी शुरू हो जाएगी। और ये कहानी क्या करेगी? ये कहानी जन्म देगी किस चीज को? प्रथम विश्व युद्ध को, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। यानी सोचिए नेशनलिज्म से आया इंपीरियलिज्म और इंपीरियलिज्म लीड टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी दुनिया ने, मानवता ने जो इतनी तबाही देखी वो इसी वजह से देखी। लेकिन याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में जब इंपीरियलिज्म था तो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट भी चल रहे थे। कुछ लोग होते हैं जिनको शांति पसंद होती है, तो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट भी चले जिसमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ लोग उतरे सड़कों पे, ठीक है। अपने देश में गांधी जी इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। किसका इंपीरियलिज्म था वो? इंग्लैंड का, अपने देश पे इनडायरेक्टली कब्जा किया हुआ था, ठीक है, और अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। ये सारी चीजें हो रही थी। जर्मनी भी यही कर रहा था, वो भी हमला कर रहा था अलग अलग देशों पे, चेकोस्लोवाकिया को अपने कब्जे में, पोलैंड को ले लो अपने कब्जे में, ये सारी चीजें हो रही थी।
सो नेशनलिज्म ने बहुत ही खराब चीज प्रोवाइड करी, उसका नाम था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म से हमें मिलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से मिला हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट भी चलते हैं दुनिया भर में, जो लोग खिलाफ थे साम्राज्यवाद के। यहां पर आपका जो ये पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। मेरी साइड से अब ये चैप्टर कंप्लीट है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप लोग को कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं, आप खुल के क्वेश्चन पूछिए हमसे। हम आपकी बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहते हैं एसएसटी में, तो उसके लिए आप हमें खुल के क्वेश्चन करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।